नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो 10th की हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 9th है। तो ये आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो तक उसके अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरह के गांधी जी और गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे वो भारतीय राजनीतिक और राष्ट्रवाद के लिए अहम हिस्सा माने जा सकते हैं, और किन किन तरीक़ों के या माध्यम से गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो व्यक्त की गई थी, और उनके चलाए गए आंदोलन के माध्यम से भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो एक सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का जो निर्वहन था वो कर पाई। और उसी की बदौलत हम कुछ ना कुछ हद तक मान सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उनके किए गए योगदान की वजह से ही, उनके जो कार्य के माध्यम से ही हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर पाए, और उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के द्वारा ही जो भारतीय इतिहास में उनके योगदान को हमेशा है वो याद किया जाएगा। लेकिन अब जो हमारा आज का जो वीडियो है जिसके अंदर हमारा पॉइंट है कि सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि जो प्रिंटिंग मीडिया और जितने भी साहित्यक जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो आस्था को स्थापित करने के लिए किन किन माध्यम से उन्होंने साहित्यिक रचना का जो कविताएं थी, जो नाटक थे, उनका मंचन किया, जिसकी वजह से ही जो भारतीय लोगों के अंदर ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उनकी जानकारी थी वो उसमें समाहित हो पाई। तो इसी के संदर्भ में हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब ये लोग महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझी बात ढूंढ लेते हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से हमें राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट या महसूस करवाने के लिए जब तक हम एकता के सूत्र में हम नहीं बंध पाएंगे, और जब तक हम अपने आप को एक राष्ट्र के एक अंग के रूप में नहीं समायोजित कर पाएंगे, तब तक हम एकता के मस्तिष्क सूत्र में अपने आप को नहीं बांध पाएंगे और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत नहीं हो पाएगी। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों तथा भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव है कैसे विकसित किया। तो इनके माध्यम से किन किन समुदायों, क्षेत्रों तथा भाषाओं से संबंधित अलग अलग साहित्यकारों ने जो अपने अपनेपन का जो भाव था वो किस तरीके से डेवलपमेंट किया, उनको अलग अलग अपने लेखों, कविताओं या साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। सामूहिक अपनेपन का यह भाव आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। यानी कि जितने भी राष्ट्रवाद की भावना के लिए जो सामूहिक रूप से किए गए जो प्रयास थे उनकी वजह से हम मान सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो पैदा हो पाई। और हिंदुस्तान में जो अलग अलग कल्चर समूहों के जो रहने वाले लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए इन साहित्यिक स्रोतों का जो उल्लेख है वो मुख्य रूप से इनके माध्यम से माना जा सकता है, चाहे वो अलग अलग कवियों और साहित्यकारों के द्वारा जो की गई है वो रचनाएं, वह साहित्यिक लोक कथाएँ, व गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान वो दिया था। यानी कि जितने भी जो हमारे साहित्यिक स्रोत रहे हैं, लोक कथाएँ रही हैं, गीत रहे हैं, उनके चित्र प्रतीक रहे हैं, इन सभी ने मिलकर आपस में एकजुटता का जो भाव पैदा करने के लिए अग्रसर है वो किया था। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है? इससे लोगों को ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। यानी कि किसी न किसी हमें हमारे राष्ट्रवाद की पहचान बनाने के लिए किसी न पिक्चर करने, आपको पिक्चराइजेशन के माध्यम से एक ऐसी उसकी छवि गढ़ने में मदद करती है जिसकी वजह से हमारी वो जो पहचान है वो हो पाती है।
आपने देखा होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, उसका कोई ना कोई लोगो बना होता है। आप उसको लोगो की वजह से उसकी पहचान है वो कायम कर सकते हो। आप पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, तो आपकी जो ड्रेस लगी हुई है, ड्रेस कोड लगा हुआ है, उसकी वजह से ही आप किसी भी बच्चे का, अलग अलग अपने क्षेत्र के अंदर रहने वाले समुदाय के लोगों की जो आप देखकर उसकी जो पहनी हुई ड्रेस की वजह से ही आप उनमें पहचान है कायम कर सकते हो कि ये फलना जो स्कूल का बच्चा है वो निर्धारित है, वो किया जा सकता है। तो ठीक इसी तरीके से ही हमारी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई जो छवि है, जो तस्वीर है, वो अंगीकृत मानी जा सकती है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में मिलने लगी थी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, यानी कि भारत माता को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत माता या भारतवर्ष के लिए एक जो अपने आप को जो माता के रूप में प्रेजेंट है वो किया गया था, जिसकी वजह से ही हम अपने जो भारत को भारत माता के रूप में पहचान है वो कायम कर पाए। और ये जो इनकी तो तस्वीर बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसकी जो तस्वीर थी वो बनाई गई थी। आप साइड में भी, राइट साइड में आप देख सकते हो किस तरीके से जो पिक्चर है वो बनाई गई है। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। ये भी आपको पता है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो वंदे मातरम गीत है वो लिखा गया था। बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल है वो कर लिया गया था। बाद में ये जो गीत था वो आनंद मठ में शामिल है वो कर लिया गया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे बंगाल से संबंधित थे, और जब बंगाल मूवमेंट के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसके अंदर ये काफ़ी अधिक मात्रा में अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। जिस तरीके से ये पिक्चर बनाई गई है, तो इसी से रिलेटेड जो प्रेरणा से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, इन्हें ने ये जो पिक्चराइजेशन थी वो की थी। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था। वह शांत, गंभीर, देवी तथा आध्यात्मिक गुणों से युक्ति दिखाई देती है। आप इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि ये सन्यासी के रूप में जो भारत माता को रिप्रेजेंट है वो किया गया है, जिसके अंदर वो शांत, गंभीर और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है वो मानी गई थी। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप में ग्रहण की गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाई गई जो छवि थी वो भारत माता के रूप में उसको ग्रहण कर लिया गया था, और इसके माध्यम से ही जो कलाकार थे वो इससे रिलेटेड है वो तस्वीरें थे वो बनाने लगे थे, और यही आगे चलकर जो राष्ट्रवाद की भावना की आस्था के रूप में वो एक सिंबल का रूप है वो बन गई थी, और अपने आप को एकजुट करने में सहायक सिद्ध हुई थी। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में मजबूत हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने बाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया था। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे थे। अब ये था कि जैसे अलग अलग साहित्यकारों, चित्रकारों के द्वारा ये पिक्चराइजेशन की गई थी, उसी तरीके से जो अलग अलग लोक कथाओं के माध्यम से भी कुछ विचार पैदा करने के लिए राष्ट्रवादी भावना के लिए उल्लेख है वो योगदान दिया गया था। और इसमें सबसे प्रमुख है वो भाटों और चारणों के द्वारा जो लोक कथाएँ सुनाई जाती थी, उनके द्वारा इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो पाया था। तो आपको पता होगा कि जो भाट और जो चारण जाति के जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जो लोकल गीतों और कथाओं के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को रिप्रेजेंट वो किया था। उनका मानना था कि यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत को गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। यानी कि जिस तरीके से हमारा जो राष्ट्रवादियों के द्वारा जो वर्णन और भाटों और चारणों के द्वारा जो लोक कथाओं के माध्यम से किया गया था, तो उनका ये मानना था कि ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो सही तरीके से प्रेजेंट करने के द्वारा ही हम हमारी जो बाहरी जितने भी हमारी कल्चर और सांस्कृतिक दुष्प्रभाव है उसको कठोराघात होने में
बचाया जा सकता है। और अपनी जो अतीत के पहचान को कायम रखने के लिए और उसमें एकजुटता का भाव बनाने के लिए और अपनी जो लोक परंपराएं को बनाए रखने के लिए इसी के माध्यम से ही हमारा जो अतीत है उसकी पहचान है वो जारी रख सकते हैं। यानी कि अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारी संस्कृति, कल्चर और गीत संगीतों के माध्यम से जो भाटों और जो चारणों के द्वारा जो लोक कथाएँ सुनाई जाती थी, तो उन्होंने काफ़ी अहम रोल है राष्ट्रवाद के लिए उनको माना जा सकता है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत तथा मृतकों को इकट्ठा करने में निकल पड़े थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी जो अन्य जो धारणाएं थी तो उनको तोड़ने के लिए भी उन्होंने जो चित्रांकन किया गया था, उनका साहित्य के द्वारा जो सृजन किया गया था, तो उसकी वजह से भी लोगों को इकट्ठा करने के लिए अहम रोल है वो माना जा सकता है। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। तो जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लोक परंपराओं और लोक कथाओं के माध्यम से जो चित्रांकन किया गया था, तो उनका ये मानना था कि ये हमारी लोक परंपराएं को अच्छी तरह से जीवित है वो रख सकती है। तो इसी से लोक कथाओं के संदर्भ में भी हमारे मद्रास के जो एक शास्त्री थे जिनका नाम नटेशा था, उन्होंने द फोकलॉर्स ऑफ जो सदर्न इंडिया के नाम से जो तमिल के अंदर 4 कालखंडों के अंदर अलग जो उनकी जो कथाएं थी उनको रिप्रेजेंट वो किया था। और उनकी भी ये धारणा थी कि जो हमारे विचार है, अभिव्यक्ति है, उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत और विश्वसनीय स्रोत है वो अभिव्यक्ति है, जो लोक कथाओं के माध्यम के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट है वो कर सकते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते चले गए थे। तो जिस तरीके से ये अब जो राष्ट्रवादी नेता और विचारक थे वो राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे, उसका प्रतिनिधित्व है वो कर रहे थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला तैयार किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है एक अर्धचंद्र है वो दर्शाया गया था। तो इसी के संदर्भ में जब हमारा जो स्वदेशी आंदोलन चला था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, तो उसी के तहत हमारा जो एक झंडा था, तिरंगा झंडा, जो लाल, पीला और हरा रंग का तैयार किया गया था। और इसके अंदर हमारे जो उस वर्तमान समय के दौरान 8 अलग अलग जो ब्रिटिश प्रांत थे वो बनाए गए थे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कमल के 8 फूल और हिंदू और मुसलमानों के लिए जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो चंद्रमा का अर्धचंद्र वो दर्शाया गया था उस झंडे के माध्यम से। तो वो एकता का एक जो सिंबल है वो माना जा सकता है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का जो झंडा था वो तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत है वो माना जाता था। तो इसी तरीके से 1921 के अंदर गांधी जी के द्वारा भी एक जो झंडा था वो तैयार कर लिया गया था, जो कि सफ़ेद, हरा और लाल रंग से बनाया गया था। और जिसमें जो शुरुआती दौर में जब आपका इसमें जो चक्कर दिया गया उसकी जगह जो चरखे का जो जगह थी वो दी गई थी। और उसका मतलब यह था कि जिस तरीके से हम चरखा काते स्वावलंबन और सेल्फ इंडिपेंडेंट का कार्य या उसका प्रतीक माना जा सकता है, वैसे ही ये स्वावलंबन का प्रतीक था वो माना गया था। और जिस समय ये सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट था वो चल रहा था, उसको थामने के लिए जो असहयोग आंदोलन चला था, उस समय ये अपने आप को जो सविनय अवज्ञा का जो प्रतीक है वो माना गया था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून का हमें जो पालना वो नहीं करना। और इसी के संदर्भ में इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे।
तो राष्ट्रवाद की भावना को सबसे अधिक मात्रा में उसकी व्याख्या करने के लिए, भाव पैदा करने के लिए हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जो किया गया उल्लेख है, हमारा भारतीय इतिहास है, उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आगे वाले आने वाले पीढ़ियों के जो जनता है या लोग है या बच्चे हैं उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारे कुछ राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए हमारे जो लोगों के द्वारा, हमारे जो भारतीय थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसको किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि अंग्रेजों के लिए जो पिछड़ी हुई जो नीतियां हैं उनको जानने की वजह से वो राष्ट्रवाद की भावना के लिए उसमें इकट्ठा वो जागृत है वो हो पाए। तो ये भी बड़ा एक सिंबल है, वो माना जा सकता है कि हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हम जो जानकारी, नीतियाँ, जो उसी के संदर्भ में जो प्रतीकों के माध्यम से हम उससे शिक्षित ले रहे हैं, हमें शिक्षा ले रहे हैं, हम हमारे भारतीय इतिहास से कुछ सीख रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम उसको आने वाली पीढ़ियों से या शासन से किस तरह से आने वाले जो जनरेशन को उसकी मुक्ति है वो दिला सकते हैं और गुलामी की पीढ़ियों से उसको छुड़ा सकते हैं। इसी के जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे थे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया था जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म, संस्कृति, कानून तथा दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसकी अचीवमेंट बनाने, दर्शाने के लिए, इसके ऐतिहासिक उल्लेखों का वर्णन करने के लिए जो हमारे इतिहासकार थे, हमारे राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसके संदर्भ में उसको लिखना शुरू किया, चाहे वो वास्तुकला के संदर्भ में हो, चाहे वैज्ञानिक, गणित हो, धर्म हो, संस्कृति हो, कला हो, कानून हो, हस्तकला हो, व्यापार हो, वो किस तरीके से अपनी अचीवमेंट ले रहे थे, किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर रहे थे और किस ऐतिहासिक मूल्यों के माध्यम से वो इतिहास को, संस्कृति को, कल्चर को बनाए रखना चाह रहे थे। और उसकी वजह से हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उससे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट है वो कर रहे थे। तो ये एक मुनासिब कार्य था, वो माना जा सकता था और उसी के द्वारा उसका उल्लेख है वो करना था। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया, यानी कि एक समय के बाद जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा हिंदुस्तान था, वो आज के समय के अंदर इसको गुलाम बना लिया गया। तो किन परिस्थितियों के माध्यम से, किन ऐतिहासिक भूल के माध्यम से इनको है वो इसका जो पतन है वो हुआ था। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को तीर से भारत की महानता तथा उपलब्धियों को गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान वो किया जाता था। यानी कि किस तरीके से हम अपने अतीत को बुलाकर जो वर्तमान में उसकी जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ हैं उससे मुक्ति वो पा सकते हैं, उससे संघर्ष करके जो स्वतंत्रता का जो रास्ता वो अपना सकते हैं। इस तरीके से अपने ऐतिहासिक जो संदर्भ को हमने प्राचीन इतिहास को उसको रिप्रेजेंट करना था और हमारे ऐतिहासिक भूलों को इस तरीके से उसको समायोजित करना था ताकि जो हमारे ऐतिहासिक भूल है उनसे शिक्षित लेकर हमारा उज्जवल भविष्य है वो बनाया जा सके। लोगों को एकजुट करने की इस कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, यानी कि जिस तरीके से हम अपनी इनको समस्याएं और इनको एकजुट कर रहे थे, जिनकी वजह से हमारा एक खास तौर पर उसका वर्णन वो किया जा रहा था, तो इसका एक मुख्य कारण ये था कि हमारा जो ऐतिहासिक काल रहा है हमारा, तो इसमें अंदर हमारा हिंदुओं का अतीत काल है वो माना जा सकता है। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। अब जिस तरीके से आप भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हो तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपको हिंदू समाज और धर्म का इसमें प्रचलन वो पाया जाता है। तो जब इतिहास के संदर्भ में अब इनका उल्लेख है वो किया जा रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वाकई अन्य समुदायों के, जातियों के लोग हैं तो उनकी वजह से वो थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूवमेंट से थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी जातियां, प्रजातियों के जो धार्मिक स्रोत थे, उल्लेख था, उनका वर्णन ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हिंदू जो धर्म का जो ठप्पा था उस पर लग रहा था। तो ये बड़ा सा एक कठोराघात है वो समस्या थी वो सामने है वो आ रही थी। तो ये था हमारा इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से जो हमारे ऐतिहासिक जो स्रोत है, जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो किस तरीके से जागृत है वो की गई थी। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा एनालाइज है वो कर लेते हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को, मूवमेंट को भाग लेने वाले जो
जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किन तरीक़ों से, किन कठिनाइयों से सामने करना पड़ा और किस तरीके से अलग समुदाय के लोगों से उपेक्षा का अभाव है वो रहा था। तो देखते हैं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास है वो किया था। तो जिस तरीके से ये अलग अलग समूह वर्गों के द्वारा एक जो साझा स्वरूप था, साझा एक प्रयास था, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से और इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया और दर्शाया गया है। और किस तरीके से महात्मा गांधी ने लोगों के बढ़ते असंतोष के माध्यम से अलग अलग जाति समूह वर्गों के द्वारा जो उनको संगठित करने का प्रयास है वो किया गया था। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का हिस्सा ले रहे थे। यानी कि जिस तरीके से उनको अलग अलग देश के अंदर उनको रिप्रेजेंट है वो किया गया था, उनको बांधने का साझा प्रयास है वो किया गया था, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम जो राष्ट्र समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ग से, अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग आकांक्षाओं की वजह से इस स्वतंत्रता सेनानी जो मूवमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको एक साथ इकट्ठा करना बड़ा प्रभावी तरीका या कुछ नीतियां अलग अलग अपनाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के लिए साझा प्रयास है वो किया जा रहा था। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा था। जिस तरीके से उनकी अलग अलग जो शिकायतें, चाहे वो श्रमिक वर्ग के द्वारा, किसानों, जमींदारों, वर्ग, हिंदू या अलग अलग समुदाय के लोगों द्वारा वो फेस की जा रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान उनका जो अलग अलग अर्थ है वो निकाला जा रहा था, अलग अलग अपनी कार्यशैली के तहत वो अपनी नीतियाँ थी वो अपना रहे थे। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। अब जिस तरीके से ये कांग्रेस थी जो आपस के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करी थी, तो उसके लिए बड़ा ये साझा प्रयास किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक साझा प्रयास की वजह से दूसरा समुदाय या सांप्रदायिक जो दंगे थी वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को कहीं दूर ना ले जाए, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र और हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के बीच में जो खाई थी वो गहरी ना कर पाए। तो ये बड़ा एक जो साझा प्रयास है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता की शिखर को चुनने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों को चरण आ जाते थे। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से जो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन था वो अछूता नहीं रह पाया था, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम इसकी जो शुरुआत की गई थी स्वतंत्रता संग्राम की गांधी जी के द्वारा, तो ये भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन वो चल रहा था। लेकिन जब ये स्वतंत्र हुआ हिंदुस्तान, जब हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे समय क्या हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना दिया गया और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना दिया गया। उसी की वजह से ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया था। और उसी के संदर्भ में, उसी के उपलक्ष्य में जो 15 अगस्त 1947 को हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन गया था, लेकिन भारत था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो बन पाया, क्योंकि भारत के द्वारा अलग संप्रदाय जातियों की वजह से ही एक विशेष धर्म के लिए जो बनाया गया जो एक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक जो आंदोलन था या दंगे थे उसमें समायोजित हो सकता था। तो जब ये हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया गया तो धर्मनिरपेक्ष का जो आंदोलन था, जो चितार्थ था, रूप था, वो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अंदर देखा जा सकता है, जिसमें सभी धर्मों, जातियों, वर्गों को समान प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक राष्ट्र से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी बातों को पूर्ण था। यानी कि जितने भी राष्ट्र औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो मूवमेंट चलाया गया हिंदुस्तान और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद में, तो ये हम कह सकते हैं कि साझा प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से ही दोनों के द्वारा, दोनों हिंदू और मुस्लिम के द्वारा जो किया गया जो आंदोलन था उसकी वजह से ही एक, चाहे वो पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अलग बन गया हो, लेकिन उसी की वजह से हम अंग्रेजों के शासनकाल से, उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति है वो ले पाए। और उसकी वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का निर्माण हुआ।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का ये सेकंड चैप्टर आपका भारत में राष्ट्रवाद है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर माना जा सकता है, क्योंकि इसी चैप्टर से संबंधित आपके जो 3 मार्क्स का मैप आएगा आपके हिस्ट्री में से, और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा, वेरी शॉर्ट इसी में से आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर हो सकता है और है भी। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है इसकी वजह से ये पूरा पूरा आपका जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। एंड एक जो ज़रूरी बातों को मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि ये लॉकडाउन की स्थिति है सरकार के द्वारा, आज तीसरा जो स्थिति के अंदर हम लॉकडाउन 3.0 अब देख रहे हैं, जो 17 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। और आई थिंक मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार के द्वारा ये जो लिया गया निर्णय ये अभूतपूर्व माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे फेवर में ये आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो आपातकाल की जो स्थिति है वो बनाई गई है। तो आई थिंक हो सकता है, क्योंकि ये जो महामारी है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे एक ज़िले में, राज्य में या देश में तो नहीं मानी जा सकती, पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है। लेकिन जो भी है, जैसी भी स्थिति है, तो सामान्य तो नहीं कह सकता है, सामान्य ही है। लेकिन फिर भी आपके लिए जो ज़रूरी बात यही है कि आप अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। आपके जो भी टॉपिक टीचर के द्वारा करवाए जा रहे हैं तो अपने 1 बाय 1 आपके नोट्स बनाते जाइए, और आप उनको जो डेली है आपकी वीडियो है वो अपलोड हो रही है, आपके द्वारा पहुंचाई जा रही है, आप अपनी वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद अपने जो उनकी नोट्स है वो अपने नोटबुक पे बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर रीड करें। और आई थिंक हेल्प बुक भी बाज़ार में आ गई होगी, तो आप कोई भी हेल्प बुक ले सकते हो, तो जिससे आपको इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद जो एक्सरसाइज है उसकी जो मदद से आप उसको रिवीजन है वो कर सकते हो। तो जैसे भी है कि मेन पॉइंट है कि अपनी जैसे भी है हालात जब तक सामान्य ना हो, अपनी जो स्टडी है वो ऑनलाइन की वजह से अपनी कंटिन्यू रखें। आपके द्वारा जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आपके ऊपर हैं, और इसी के लिए आपके लिए यही बेनिफिशियल रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इधर उधर अपना जो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें और पॉजिटिव रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और दूसरे बच्चों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो यूट्यूब मेरा चैनल है स्टडी विद दीपक में, उसमें 10th के SST और +1 और +2 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो वो देख सकते हो। मैंने क्लास वाइज और अलग अलग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसमें वीडियो बनाई हुई है। तो आई थिंक आपको सारे जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि तब भी कोई उसका वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आई थिंक पॉजिटिव रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें और पॉजिटिव रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।